जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के एक और एजुकेशनल वीडियो में। और आज हम लोग जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 का जो इतिहास की किताब है उसका जो है हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, दूसरा अध्याय करने वाले हैं। यह अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तथा कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेज है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ईआईसी इसको जो है शॉर्ट में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में व्यापार करने के जो है लक्ष्य से आए थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने यहाँ के राजनीतिक वातावरण को समझा, यहाँ की अर्थव्यवस्था को समझा और यहाँ के जो है शासन प्रणाली में और शासकों की जो कमजोरियाँ हैं, उसको समझना जो है शुरू किया। और इसी बात का फ़ायदा उठा कर के धीरे-धीरे उन्होंने जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जो आगे चल कर के जो है लगभग 200 वर्षों तक भारत में रहेगी। और 200 वर्षों के जो है इस लंबे संघर्ष के बाद जो है भारत को कहीं जाकर के स्वाधीनता मिलती है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने जो है जो मध्यकालीन भारत का अंत किया था वो लगभग 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है मतलब मृत्यु के साथ जो है उसका अंत कर दिया था। वो इसलिए औरंगज़ेब जो है इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे मुगलिया सल्तनत में औरंगज़ेब के समय तक का जो समय है, ठीक है? औरंगज़ेब तक का जो समय है, वो शक्तिशाली मुगल शासकों का समय है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी ऐसा मुगल शासक आपको मतलब आने वाले भविष्य में नहीं आएगा, जो जो केंद्रीयकृत करके पूरी जो है सत्ता को चला सके। जिस तरह से जो है पहले के मुगल चला रहे थे अपनी शासन प्रणाली को, उतनी ताकत के साथ, उतनी जो है स्पेशलिटी के साथ जो है आपको कोई भी जो है बढ़िया से जो है इसको चला नहीं पाएगा, समझे? और जिसके कारण जो है आगे आने वाले जो है मुगल जो शासक रहेंगे, उनकी कमजोरियों के कारण जो है धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा और ये एक प्लेटफ़ॉर्म बना कर के देगा अंग्रेज़ों को कि उस पर जो है ये लोग जो है अपना एक शासन खड़ा कर पाएँगे। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी कहती है, मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। आपको समझ में आ जाएगा कि औरंगज़ेब के पास जो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएँगी कि बहुत सारे राज्य जो हैं, वो धीरे-धीरे जो है इससे अलग हो जाएँगे। जैसे कि बंगाल है, ठीक है? वो कहने को तो रहेगा मुगलों के अधीन ही, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे वो एक स्वतंत्र शासक की तरह अपना जो है शासन चलाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आपने हैदराबाद को देखा होगा। हैदराबाद को जो है ये एक स्वतंत्र शासक मतलब जो है राज्य के रूप में जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। अवध एक स्वतंत्र जो है क्या कहते हैं आपको राज्य के रूप में जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। राजपूत भी जो है उधर थोड़े से जो है अलग हो जाएँगे। उसके बाद आपको दिखेगा जाट हो जाएँगे, सिखों का जो है अपना जो है प्रभुत्व बढ़ जाएगा, मराठे जो है थोड़े से शक्तिशाली हो जाएँगे। तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। तो जो भी जो है मुगल सूबेदार थे, जो एक टाइम में मुगलिया जो है दरबार में जिनके पास अच्छा खासा पावर था, अच्छा खासा जो है जिनके पास प्रभुत्व था, वो धीरे-धीरे जो है क्या करते हैं, अपना एक स्वतंत्र जो है सूबा, अपना एक स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित या छोटी-छोटी रियासतें जो है आपको स्थापित कर देते हैं। इतिहास में जब भी देखिएगा, जब भी कोई केंद्रीयकृत शासन प्रणाली टूटती है, तो छोटे-छोटे जो है आपको राज्यों का उदय होता है। ये इतिहास में आप अगर प्राचीन भारत में देखिएगा, तो इसी तरह की परिस्थिति मगध जब जिस समय टूटा था, मगध का जो है पतन जिस समय हुआ था, उस समय भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि जब सेम परिस्थिति जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि जब मुगलिया सल्तनत जो है धीरे-धीरे टूटेगा, तो आपको छोटे-छोटे जो है सूबों का या छोटे-छोटे राज्यों का जो है या रियासतों का जो है उदय होना शुरू होगा। ठीक है? जैसे-जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है? जो सत्ता का केंद्रीयकरण है, वो धीरे-धीरे दिल्ली से हटते चला गया। मतलब जो मुगल शासक थे, वो पहले की तरह इतने शक्तिशाली नहीं थे और जिस तरह से जो है पहले पूरे जो है भारतवर्ष को वो कंट्रोल कर पाते थे, अब धीरे-धीरे जो है भारत के बहुत सारे सूबे उनके हाथों से निकलते चले जाएँगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। आपने देखा था कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है और 1608 के आसपास में जो है आपको, ठीक है? यहाँ पर जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है आपको
भारत में जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। आपको जो है जो टैक्स में जो कर है, कर में जो है थोड़ी-सी छूट के लिए, और भारत में जो है फैक्ट्री अपनी जो है लगाने के लिए जो परमिशन है, ठीक है? वो उनको जहांगीर के द्वारा मिल जाती है। 1609 में भारत में एक पहली फैक्ट्री भी लग जाएगी आपको, सूरत में। सूरत में जो है आप देखिएगा कि 1609 में फैक्ट्री बननी शुरू हो जाती है, जो 1613 में जाकर के खत्म हुई थी। ठीक है? तो 1608 में जो है विलियम हॉकिंस भारत आते हैं। ठीक है? तो कैप्टन हॉकिंस को मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 साल का, ठीक है? 15 साल का जो है आपको देखने को मिलेगा कि इनको 15 साल का परमिशन जो है ग्रांट होता है। ठीक है? किनसे? तो जो इंग्लैंड की रानी थी उनसे, कि आप 15 साल तक आपको जो है एकाधिकार मिलता है कि आप जाकर के जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये लेकर के ये हेक्टर नाम के शिप से, ये जिस जहाज से आए थे उसका नाम हेक्टर था। हेक्टर नाम के शिप से जो है आपको ये गुजरात के सूरत के बंदरगाह पर जो ही है उतरे थे। ठीक है? याद रखिएगा, वास्को डी गामा केरल के कालीकट के बंदरगाह पर आए थे, और ये जो है हेक्टर नाम के जहाज से जो है सूरत नाम के जो है जो गुजरात का सूरत कोस्ट है, ठीक है, जो सूरत का जो बंदरगाह है वहां पर ये उतरेंगे। चलिए, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ है। तो इस अध्याय में हमको यही पढ़ना है कि किस तरह से व्यापार की मंशा लेकर के आने वाले अंग्रेज धीरे धीरे जो है भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है? शुरू में इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ये बस व्यापार करने के जो है उद्देश्य से आए थे, और इनका ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ कमाना जो है जो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, यही इनकी मंशा थी। ठीक है? तो शुरू में ये भारत के जो है राजनीतिक जो है आपको किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका जो है बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ठीक है? लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी, और समय के साथ साथ जो है अंग्रेजों को भारतीय शासकों की कमजोरियों का भी पता लगने लगेगा, और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके जो है ये शासक आपको पूरे भारत पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगे। तो देखिए, आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। ये चित्र जो है मुगलों की घटती हुई ताकत को दिखा रहा है। ठीक है? इस चित्र में आप देखिएगा कि कैप्टन हडसन है, उनके द्वारा जो है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब ये हुआ कब था? 1857 में भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार आपको दिखेगा कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह जो है होता है। ठीक है? इस विद्रोह को जो है विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जो है वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी, मतलब स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कह देते हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हुआ ये था कि जो सिपाही थे वो चर्बी वाले कारतूसों के कारण, आप आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, चर्बी वाले कारतूसों के कारण जो है, और भी बहुत तरह के कारण थे जिसके कारण वो विद्रोह कर देते हैं, और बहादुर शाह जफर को ही जो है अपना नेता मान लेते हैं। ये अंग्रेज जो होते हैं इस विद्रोह को बहुत ही मुश्किल से दबा पाते हैं। ठीक है? उनकी हालत पतली हो गई थी। इसके बाद ऐसी हालत हो जाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन छीन करके आपको रानी के हाथ में चला जाता है, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो विलियम हडसन है, मतलब बहादुर शाह जफर को जो है इन्होंने जो है जो जितने भी जो सिपाही थे जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने अपना नेता बना लिया था। लेकिन अंग्रेज जो है इस विद्रोह को कुचलने में सफल हो पाते हैं, और विलियम हडसन जो है जाकर के बहादुर शाह जफर और उनके जो 2 बेटे हैं उनको कैद कर लेते हैं। ठीक है? ये घटना हुई थी लगभग 20 सितंबर 1857 को। ठीक है? और इनके जो 2 बेटे हैं, दोनों बेटों का नाम, एक एक का नाम था मिर्जा मुगल। 1 सेकंड, मैं बार-बार भूल जाता हूँ कि मैं हिंदी माध्यम का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो एक का नाम था आपका मिर्जा मुगल, और दूसरे का नाम था मिर्जा खिज़्र सुल्तान। मिर्जा खिज़्र, 1 सेकंड रुक जाइए। मिर्जा खिज़्र सुल्तान। ठीक है?
ये 2 बेटे होते हैं बहादुर शाह के, बहादुर शाह ज़फ़र के। इनको गोली मार दी जाती है और बहादुर शाह ज़फ़र को देश निकाला दे कर के जो है इनको रंगून, जो उस समय बर्मा आज का म्यांमार है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। मतलब इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना औरंगज़ेब के टाइम में थे, लेकिन बस एक प्रतीक रूप में धीरे-धीरे इनका शासन जो है, इनके हाथ से जाते रहा। इनका जो क्षेत्र था, ठीक, वो धीरे-धीरे कम होते चला गया और एक टाइम ऐसा आया जब बस ये नाम के शासक रह गए थे, ठीक है? तो उसी समय जो है आप देखिएगा कि 1857 में जो है जो पहली बार जो है स्वतंत्रता संग्राम भारत में होता है और सिपाही जो है जितने भी जो है भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे, वो इसका आप जो है नेतृत्व करते हैं और इसमें जो है ये अपना नेता बहादुर शाह ज़फ़र को जो है बना लेते हैं। अब इस जो विद्रोह है उसको अंग्रेज जो है बहुत मुश्किल से है दबा पाते हैं और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ठीक है, इसमें जो हडसन है आपके कैप्टन हडसन जो है इन्होंने ही जो है इनके दोनों बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान, ठीक है, मिर्जा खिज्र सुल्तान, यहाँ मैंने खिजरा लिख दिया है बाय मिस्टेक, ठीक है, मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान की जो है हत्या कर दी थी। और उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाएगा, रंगून भेज दिया जाएगा, इनको देश निकाला दे दिया जाएगा। तो ये जो तस्वीर है ये तस्वीर मुगलों की घटती ताकत को दिखा रहा है और अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को दिखा रहा है। समझे? आगे देखिए। तो देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ठीक है? तो पहले आप इस समुद्री मार्ग को समझने की कोशिश कीजिएगा। समुद्री मार्ग को इस अब एक बात हमेशा थोड़ा-सा जो है यहाँ पर जानने वाली है, ठीक है? कि भारत तक समुद्री मार्ग की जो है खोज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों थी? ठीक है? आपने सुना होगा कि 1498 में वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली पुर्तगाली नाविक थे, वो लिस्बन से, पुर्तगाल के जो है एक शहर लिस्बन से जो है आपको, ठीक है, लिस्बन वहाँ की राजधानी भी है, ठीक है, लिस्बन से होते हुए ये अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है। ये अफ्रीका का जो है दक्षिणतम छोर है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसकी खोज जो है बार्थोलोमेव डियाज ने की थी। यहाँ से होते हुए जो है आपको पहुंचे थे कहाँ पर, केरल के कालीकट तक, ठीक है? तो सबसे पहले आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि भारत तक आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, समुद्री रास्ते से। क्या लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे? बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? और कुछ लोग जो है थोड़ा-सा गलत जवाब दे देते हैं कि वास्को डी गामा ने की थी। नहीं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी, क्योंकि भारत तक आने का जो है उस समय भारत के बारे में सारे लोग जानते थे कि भारत पूर्व में जो है स्थित है और भारत के साथ अच्छा व्यापारी संबंध था। होता क्या था कि यहाँ पर जो है ये अरब का क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ पर आप ईरान वगैरह ये अरब का क्षेत्र है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये अरबी व्यापारी क्या करते थे, भारत आते थे, ठीक है? और भारत से जो है सामान ले जा करके जो है आपको ये दिखेगा, ये आज के डेट में मॉडर्न डे तुर्की है। ठीक है? ये जो पूरा इलाका आप देखिएगा ये तुर्की का इलाका है। अभी इसका नाम जो है तुर्कीय हो चुका है। ठीक है? और ये है आपका भूमध्य सागर, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन सी अंग्रेजी में। तो पहले के टाइम में क्या होता था, इटली से, ठीक है, इटली से जो भी शहर है, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, जेनोआ हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको जो व्यापारी है वो यहाँ पर आते थे, इन तटों पर आते थे, अरब के तटों पर, और अरबी व्यापारी क्या करते थे, भारत से जो है सामान ले जाकर के इनको बेचते थे और ये फिर ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। भारत से क्या-क्या जाकर के बिकता था भाई? तो भारत के जो मसाले हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि मसालों के साथ-साथ जो है भारत में जो बनने वाला कपड़ा होता था, वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म का होता था। आप इतना ही समझ लीजिए कि उस समय जो इंग्लैंड की महारानी है, वो भी भारत के ही बने हुए कपड़ों को जो है पहनती है। ठीक है? तो भारत से कपड़े जाते थे, उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है हस्तशिल्प का सामान जाता था, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान हो गया। उसके अलावा आपको मसालों के लिए जो है भारत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये सारी चीज़ें जाती थी वहाँ पर, ठीक है? जिसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड जो है यूरोप के बाज़ारों में था। हुआ क्या कि 1453 के आसपास, 1453 के आसपास जो है आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पर जो है बाइज़ेंटीन एम्पायर के जो है कॉन्स्टेंटीन
कॉन्स्टेंटीन 11 का शासन था, ठीक है, तुर्की के ऊपर। और उसको उनको जो है ऑटोमन साम्राज्य के जो है आपको शासक मेहमद, ठीक है, मेहमद सेकंड हरा देते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो कि पहले बाइजेंटीन एम्पायर के हाथ में था, ये पूरा इलाका ये अब ऑटोमन्स के एम्पायर में चला हाथ में चला आता है। और ऑटोमन्स यहाँ पर जो है व्यापार रोक देते हैं, ठीक है। और जो व्यापार अगर हो भी रहा था तो इतना महंगा कर देते हैं कर वगैरह लगा करके कि यहाँ से जो है अब व्यापार बहुत ज्यादा लाभकारी प्रॉफिटेबल नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ से सामान का आवागमन रुक गया। लेकिन यूरोप में जो है अभी भी जो है भारतीय सामानों की जो है मांग बहुत ज्यादा थी। इसको पूरा करने के लिए लोगों ने कहा कि भाई चलिए कोई ना कोई व्यापारिक मार्ग जो है जरूर ढूंढते हैं, समुद्री मार्ग ढूंढते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, जैसे आपके क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत ढूंढने निकले थे, ठीक है। तो हाँ, तो 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले तो जरूर, लेकिन वो इधर आने की जगह किधर चले गए, पश्चिम की तरफ बढ़ गए, वो पूर्व की तरफ नहीं बढ़े, पश्चिम की तरफ बढ़ गए। और उन्होंने क्या कर लिया, आपको अमेरिकी महाद्वीप जो है ढूंढ लिया, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है पूरा, उसको उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप आते हैं। केप ऑफ गुड होप आने के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मोजाम्बिक पहुंचते हैं। मोजाम्बिक में इनको लगता है चूंकि वहां पर व्यापार हो रहा था और वहां पर भारत के ही सामान बिक रहे थे, तो इनको लगता है कि शायद यही भारत है। लेकिन वहां पर इनकी मुलाकात एक गुजराती जो है व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था, ठीक है। अब्दुल मजीद से इनका जो है नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब्दुल मजीद नाम के जो है व्यापारी से जो है इनकी मुलाकात हो जाती है। और वही व्यापारी इनको बोलते हैं कि ये भारत नहीं है, भारत वो स्थान है जहां से मैं आया हूँ, मैं भी व्यापार के ही सिलसिले में यहाँ आया हूँ। और अब्दुल मजीद इनको अपने साथ लेकर के केरल के कालीकट जो है आपको प्रांत में जो है आपको जो कालीकट का जो बंदरगाह है केरल में, ठीक है, वहां पर जो है इसको लेकर के जाते हैं, जहां पर जमोरिन नाम का राजा इनकी काफी ज्यादा खातिरदारी करता है, ठीक है। जमोरिन नाम का राजा जो है वहां पर, ठीक है, उसकी मुलाकात जो है वास्को डिगामा से होती है और काफी इनकी खातिरदारी करता है। वास्को डिगामा जब जो है वापस गए थे तो 61 गुना लाभ कमाया था, ठीक है। मतलब 1 रुपए का सामान 61 रुपए में जाकर के बेचा था वापस, ठीक है। फिर बार बार वास्को डिगामा 2 बार और आए हैं भारत, लेकिन वो फिर आगे की चर्चा है। हम लोग आते हैं अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इस चैप्टर में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ये बता आपको थोड़ा सा ज्यादा जरूरी था कि भारत एक्चुअली में भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज हुई क्यों थी, ठीक है। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा लिया, ठीक है, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ये एकाधिकार कितने वर्षों के लिए था, तो ये एकाधिकार 15 वर्षों के लिए था। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो बातें आपके एनसीईआरटी में नहीं हो मैं बताते चलूंगा। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं करेगी, मतलब कोई दूसरी कंपनी जो है भारत के क्षेत्र में व्यापार करने नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए भी इंग्लैंड में किया गया क्योंकि अगर एक ही जगह से 4 कंपनियां जो है व्यापार करना शुरू करेंगी तो सब में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत ज्यादा कोई कंपनी नहीं कमा पाएगी, ठीक है। तो इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, ठीक है। तो इस चार्टर जो कहता था कि कंपनी क्या करेगी कि भाई अपना नए नए क्षेत्रों को खोजे, वहां से जो है आपको क्या हो सकता है सस्ते दामों पर जो है सामान लेकर के आए और यूरोप में जो है महंगो दामों पर उसको बेचे और प्रॉफिट कमाए। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि भाई उनको एकाधिकार मिला हुआ था, कोई भी दूसरी अंग्रेजी कंपनी भारत नहीं जाएगी। किसी दूसरे देश की कंपनी भारत आ सकती है, जैसे आप देखिएगा कि 1664 में फ्रांसीसी लोग आ जाएंगे भारत में, ठीक है। उसमें 1605 के 4 1604 1605 के आसपास जो है आपको डच लोग जो भी है भारत में आ गए, जो अंग्रेजों से पहले ही आए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए। हम्म कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी, क्योंकि अगर कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला होगा, कंपटीशन करने वाला होगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया जो चीजों का प्राइस है, अब जैसे होता नहीं है कि मान लीजिए 10 रुपए में कोई बेच रहा है सामान, ठीक है, अब कोई आदमी देखेगा कि नहीं नहीं हम 8 ही रुपए में बेचेंगे ताकि मेरा सामान ज्यादा बिके। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है दोनों को लाभ तो दोनों को हो सकता है, लेकिन जो लाभ अगर एकाधिकार आपके पास होता है, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा सामान है जो सिर्फ आप ही बेचते हैं,
ठीक है? तो उसकी लागत जो भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब वास्को डी गामा यहाँ से गया था वापस, तो 61 गुना लाभ कमाया है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा उस समय नहीं था जो भारत से सामान को मसालों को जो है खरीद करके वहाँ पहुँचा रहा था। ठीक है? तो 61 गुना लाभ जो है इसने कमाया क्योंकि एकाधिकार था। फिर धीरे-धीरे क्या होगा बाकी कंपनीज़ भी आएँगी। तो इसीलिए जो है चूँकि कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, कोई भी दूसरी जो इंग्लैंड की कंपनी है वो भारत में नहीं आ सकती थी। चलिए, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रांसीसी लोग भी आए, डच लोग भी आए, ठीक है? पुर्तगाली पहले से भारत से व्यापार कर रहे थे, ठीक है? तो इनको रोकने का अधिकार तो था नहीं उनके पास, ठीक है? इंग्लैंड के राजा का जो दिया हुआ चार्टर है, ठीक है? वो फिर इंग्लैंड की ही कंपनियां मानेंगी, ठीक है? फ्रांस की कंपनी तो नहीं मानेगी। तो जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। ठीक है, आप खुद सोचिए, 1498 में आए हैं पुर्तगाली, अंग्रेज कब आए हैं? 1608 में। ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग इतने समय तक, ठीक है, मतलब 100 सवा 100 साल तक जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, ठीक है। जो लगभग 100-110 साल आपको होता है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 110 साल तक जो है लगभग जो है पुर्तगालियों का एकाधिकार है भारत के व्यापार पर। ठीक है? तो आप खुद सोचिए जब यहाँ पर पुर्तगाली आए हुए थे, तो आपने चूँकि हम लोग को पुर्तगालियों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो उस समय जो है गोवा का क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के हाथ में है। ठीक है? यूसुफ आदिल शाह से जो है जीत लिया था। उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि पुर्तगालियों के हाथ में जो है आपका दमन एंड दीव का इलाका भी है। ठीक है? बॉम्बे का जो है इलाका जो है पुर्तगालियों के पास है। ठीक है? जो कि दहेज में मिलेगा अंग्रेज़ों को आगे चल के। समझे? तो जो जो आपका जो वेस्ट कोस्ट है, समझे? ये जो आप इलाका देख रहे हैं, लगभग इसका पूरा इलाके पर जो है पुर्तगालियों का जो है आपका कब्जा था। इसलिए अंग्रेज सूरत की तरफ आए, गुजरात की तरफ आए। ठीक है? चलिए, पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये बात हम लोग कर चुके हैं चर्चा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद जो है फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है? तो आपने देखा आगे कि डच 1602 में आए थे, समझे? इसको ध्यान में रखिएगा। जो डच व्यापारी है वो 1602 में आए थे और 1608 में आए हैं आपके कौन? अंग्रेज और आपको 1664 के आसपास जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? कि फ्रांसीसी जो है हमारे देश में चले आएँगे, ठीक है? अब होगा क्या कि इन सारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा अंग्रेजों की शुरू हो जाएगी। तो जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है, जो अंग्रेजों का जो यहाँ पर जो तरीका था उस मतलब जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने का, शुरू में वो किसी भी देशी रियासत से नहीं उलझे हैं, ठीक है? क्योंकि फिर अगर वो देशी रियासत से उलझते, तो मान लीजिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है? और यहाँ पर दूसरी जो है यूरोपीय कंपनी है, जिसमें डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है, पुर्तगाली हो गए और यहाँ पर देशी रियासतें हैं, ठीक है? तो अंग्रेजों के लिए टू फ्रंट बैटल हो जाता कि वो इधर इनसे भी युद्ध कर रहे हैं और इनसे इससे भी युद्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती और मजबूरन ना चाहते हुए भी उनको देश छोड़ करके जाना पड़ता। शायद उस समय भारत से उनको शायद पलायन ही करना पड़ता, ऐसी परिस्थिति आ जाती। इसलिए अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरह से जो है चलना शुरू किया, स्मार्ट तरीका ढूँढा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन यूरोपियन कंपनीज़ को हटाते हैं, ठीक है? जब तक हम इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम लोग किसी भी देशी रियासत से नहीं भिड़ेंगे। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि 1750 तक का जो समय है, ठीक है? उसमें आप धीरे-धीरे करके देखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों को जो है, ठीक है? ये मतलब जो पुर्तगालियों से जो है पुर्तगालियों का जो एकाधिकार है उसको लगभग ख धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं अंग्रेज। वो सिर्फ़ गोवा और दमन दीव तक ही सिमट के रह जाएँगे। उसके बाद आप डच लोग देखिएगा, तो डच लोग भी जो है अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएँगे। डच लोगों के और अंग्रेजों के बीच में जो है आपको ठीक है, एक लड़ाई होगी और उस लड़ाई के बाद जो है आपको एक संधि हो जाएगी जिसमें डच लोग बोलेंगे कि ठीक है, भारत में हम लोग अभी लात नहीं रखेंगे, जावा और इंडोनेशिया का इलाका है वो हमको दे दो। मतलब जावा और इंडोनेशिया में हम अपना व्यापार करेंगे, हम उधर का व्यापार समझेंगे, आप इधर का व्यापार समझिए, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है अंग्रेजों को परेशान किए हैं वो फ्रांसीसी थे, ठीक है? तो आप देखिएगा कि जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर होगा,
तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर के तहत जो है तुमको जो एंग्लो कर्नाटिक युद्ध होगा, उसके तहत भी फ्रांसीसियों को भी वो पूरी तरह से कमजोर कर देंगे। और उसके बाद भारत में सिर्फ एक ही यूरोपीय शक्ति बचेगी और वो अंग्रेज खुद रहेंगे। ठीक है? और इसीलिए अब उनके पास समय क्या होगा कि 1750 के बाद का जो समय है, उसको आप देखिएगा कि वो देसी रियासतों को जो है अंग्रेज कैप्चर करना शुरू करते हैं। ठीक है? बस अब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होगी, 1757 में, फिर 1664 में आपको बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद बंगाल का पूरा प्रोविंस उनके हाथ में आ जाएगा। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ये आधुनिक भारत का जो है, इस साल पूरा आधुनिक भारत ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, समस्या यह थी, 1 सेकंड। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भारत के जो कपड़े हैं, ठीक है, इनकी जबरदस्त मांग थी जो है आपको यूरोप के बाजारों में। और दूसरी किस चीज की मांग थी? तो मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी। इसके अलावा क्या है? काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। ठीक है, क्योंकि देखिए यूरोप काफ़ी ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर लोग मांस का जो है ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है? और मांस को भी जो है बहुत लंबे समय तक जो है मतलब वहाँ ताज़ा मांस नहीं मिलता है, मतलब ठंडा किया हुआ मांस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो स्टोर्ड जो आपको जो होता है प्रिजर्वेटिव वाला जो है मीट होता है, वो लोग खाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर उसमें स्वाद आपको देखने को नहीं मिलता था, पहले बड़ा बेस्वाद भोजन होता था। तो ये जब मसाले वहाँ पर पहुँचे तो उनके लिए खाना भी स्वादिष्ट हो गया, दूसरा बात इन मसालों की तासीर काफ़ी गर्म होती थी, तो यूरोप के ठंडे माहौल में जो है जीने में उनको काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाती थी। इसीलिए इन सारी चीज़ों की जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। मसालों की तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मतलब पूछिए मत। सारा का सारा खेल मसालों के कारण ही हुआ है। चलिए, तो अब देखिए यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। ठीक है? अब ज़ाहिर-सा बात है, एक व्यापारी है जो क्या बेच रहा है आपको? काली मिर्च बेच रहा है, ठीक है? अब उस व्यापारी के पास 1 आदमी खरीदने वाला है, तो फिर व्यापार अब जो रेट होगा उसमें बिकेगा। लेकिन अब मैं अकेला बेचने वाला हूँ और मेरे पास 5 लोग आ जाए खरीदने के लिए, तो फिर क्या होता है? डिमांड जैसे ही बढ़ेगी, मैं क्या करूँगा? उसका जो है रेट बढ़ा दूँगा। तो इससे नुकसान क्या हो रहा था? इससे भारतीय इनकी जो प्रतिस्पर्धा है, इससे भारतीय व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि चीज़ों का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था, काली मिर्च महँगा हो जा रहा था, इलायची महँगा हो जा रहा था, ठीक है? चूँकि बहुत सारे लोग खरीदने वाले हो गए थे और बेचने वाले लिमिटेड लोग थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस बढ़ जाता था इसका, तो वही बात है। तो इनकी कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा गिरने लगा, ठीक है? अब जब आप महँगा खरीदेंगे तो आप बहुत ज़्यादा महँगा बेच नहीं पाएँगे, ठीक है? तो आपका जो प्रॉफ़िट रेशियो है कम हो जाता है, तो मुनाफ़ा जो है इनको कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने-फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। तो अब इनके पास यही ऑप्शन था कि भैया इन यूरोपीय कंपनियों को खत्म कर दिया जाए, ताकि हम ही अकेले बचें और उसके बाद जो है हम ही अकेले जो है जाकर के जो है जो व्यापार है उसको करें। ठीक है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। क्या हुआ कि सब एक दूसरे का जहाज डुबाना शुरू कर दिया। कि यहाँ से जहाज जो है लेकर के आपको पता चला कि फ्रांसीसी लोग भी निकले, पुर्तगाली लोग भी निकले, अंग्रेज भी निकले। अब पता चला कि जो है पुर्तगालियों ने इन दोनों का जहाज जो है डुबो दिया कि ये लोगों का सामान अगर पहुंचेगा ही नहीं यूरोप में तो हम लोग क्या करेंगे? महंगा बेच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि खरीदने से तो नहीं रोक सकते थे, या फिर उधर से अगर लोग आ रहा है तो लोग एक दूसरे का जहाज डुबो देते थे। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा होने लगी। तो 17वीं और 18वीं सदी में, हाँ ठीक है, तो यहाँ से यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अब लोग बंगाल की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको होता क्या है कि जो कंपनियों को जो है सबसे पहले जो मैंने आपको जैसा बताया कि 1609 में जहांगीर ने जो है कंपनी को फैक्ट्री लगाने का जो है ये दे दिया था, परमिशन दे दिया था। ठीक है, तो फैक्ट्री का मतलब आज की तरह आप नहीं समझिएगा।
जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि जो फैक्ट्री है जहाँ पर जो है उत्पाद बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसा फैक्ट्री नहीं होता था। वहाँ पर क्या होता था कि जो भी सामान खरीदा जाता था यूरोप ले जाने के लिए, वो वहाँ पर जम मतलब जो है इकट्ठा किया जाता था। ठीक है? वो गोदाम की तरह होता था, जहाँ पर उसको जो है इकट्ठा किया जाता था और फिर जो है जब सामान एक मतलब जितनी राशि चाहिए जहाज पर ले जाने लायक हो जाती थी, तो जहाज़ों पर उनको लाद करके लोग यूरोप ले जाया करते थे। ठीक है? और फैक्ट्री उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जो भी अंग्रेज रहते थे उनको फैक्टर ऑफिसर्स कहा जाता था। जिन भी अंग्रेजों की बहाली वहाँ पर होती थी इस काम को करने के लिए कंपनी के द्वारा, उनको फैक्टर ऑफिसर्स कहा जाता था, इसीलिए उसको फैक्ट्री कहा जाने लगा। समय के समय के साथ-साथ जब आप देखिएगा कि ये आपस में जब इन यूरोपीय कंपनियों में जो है तकरार बढ़ गया, ठीक है? कोई किसी के फैक्ट्री पर हमला कर सकता था, कोई किसी के फैक्ट्री पर हमला करके सामान लूट सकता था। तो इस डर से इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है हथियारबंद जो है मतलब हथियार तैनात कर दिया। सबसे पहले हथियारबंद लोगों को रखने लगे और दूसरा कि फैक्ट्री के चारों ओर जो है ऊँची-ऊँची दीवारें बना दी मतलब किलेबंदी कर दी, ठीक है? और इस चीज़ से अब ज़ाहिर-सा बात है कि कोई अगर जगह खुला हुआ है तो सबको पता चल रहा है अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई काफ़ी ऊँची दीवार के अंदर कुछ अगर हो रहा है, तो किसी को भी जानकारी नहीं होगा ख़ासकर जब वहाँ पर हथियारबंद लोग हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, उनसे अंग्रेज़ों की जो है, ठीक है? मतलब टकराव बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासक नहीं चाहते थे कि वो किलेबंदी करें। उनको ऐसा आशंका रहता था कि अंदर हो सकता है ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हों, ठीक है? या फिर कुछ और गैर कानूनी काम कर रहे हों। तो इसीलिए वहाँ के जो है स्थानीय शासक नहीं चाहते थे कि अंग्रेज ऐसा करें, ठीक है? तो देखिए, तो हम लोग डायरेक्ट बंगाल से शुरू करते हैं। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। बंगाल में व्यापार ये कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। हुँ, तो पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री जो थी तो जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में बंगाल में जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे लगाई गई है। ठीक है, इस फैक्ट्री को बनाने के लिए उस समय जो सूबेदार थे बंगाल के सुल्तान सुजा, नाम याद रखिएगा। सुल्तान सुजा ने जो है आपको ठीक है परमिशन दी थी। ठीक है। हुँ। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ये बात भी हम लोग पहले कर चर्चा कर चुके हैं कि फैक्टर कहा जाता था, इसीलिए इस जगह को फैक्ट्री कहा गया। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उन उसके दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के अफ़सर बैठते थे। जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आस-पास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे-जैसे इनका व्यापार फैलते गया, तो इन्होंने कहा कि भाई अब ज़्यादा दूर काहे रहना है, इसी के आस-पास ही जाकर के रहना शुरू कर दीजिए। तो उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि इन फैक्ट्रियों में धीरे-धीरे जो है अधिकारियों की संख्या और जो लोगों की संख्या जो है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। हुँ। 2 साल बाद उसने मुगल अफ़सरों को 1 सेकंड हाँ, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफ़सरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गाँव कालीकता था जो बाद में जो है आपको कलकत्ता बना। अब ये 3 गाँव कौन-कौन से थे? 1 सेकंड हाँ, अब ये 3 गाँव कौन-कौन से थे? एक गाँव तो है आपका काली दूसरा गाँव था आपका सूतानाती, ठीक है? दूसरा गाँव था आपका सूतानाती और तीसरा गाँव था आपका गोविंदपुर। समझे? तो ये 3 गाँव मिल कर के जो है तो इन्होंने क्या किया कि के अंग्रेज़ों ने जो है मुगल अफ़सरों को रिश्वत दे कर के 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गाँव कालीकता था जो आगे चल के कलकत्ता शहर बन जाएगा। ठीक है? आज के डेट में हम इसको कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है? मतलब अब कंपनी कोई टैक्स भी नहीं देगी और आराम से जो है व्यापार कर सकेगी। इनसे क्या होगा कि भैया इनका जो है जो लाभ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका परचेज़िंग और सस्ता पड़ जाएगा। ये सामानों को जो है और सस्ते में खरीदेंगे क्योंकि उनको आपको कोई कर-वुर देना है नहीं। ठीक है? लेकिन इससे क्या होता था, इससे वहाँ के जो लोकल हैं, ठीक है? लोकल व्यापारी हैं उनको नुकसान होने लगता था। क्योंकि जो लोकल व्यापारी जो भी सामान खरीदते थे किसी भी व्यापारी से, उनको कर देना पड़ता था और कंपनी को कर नहीं देना पड़ता था जिसके कारण ये लोकल व्यापारियों से भी सस्ते में जो है सामान खरीद रहे थे। कंपनी से ज़्यादा
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का जो है अधिकार मिला था। लेकिन इस बात का फ़ायदा कंपनी के अधिकारी भी उठाने लगते हैं। कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, वो निजी तौर पर भी उसमें व्यापार करने लगते हैं। जैसे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार पे छूट मिली है कि इनको टैक्स नहीं भरना है। अब इसी का कोई एम्प्लॉयी है, मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? 1, 2, 3 ए, बी, सी, ठीक है? तो इन्होंने अपना-अपना जो है प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया। प्राइवेट ट्रेड मतलब ये अपना भी जो है अंदर कंपनी के ही नाम पर अपना जो है निजी व्यापार चलाने लगे और वहाँ पर जो भी सामान खरीदते थे, उससे जो है उस पर जो है बिल्कुल भी ये शुल्क नहीं भरते थे। उस पर किसी भी तरह का कर ये नहीं दे रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा आपको कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी, बंगाल का जो इकोनॉमी था, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है? हुँ। तो मुक्त व्यापार का अधिकार में कंपनी के जो अफ़सर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। कंपनी के आड़ में वो भी अपना निजी व्यापार जो है, बिना कर ही दिए चलाना जो है शुरू कर दिए थे। इससे क्या हुआ, बंगाल के राजस्व को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हो गया। जो बंगाल में जो राजस्व की वसूली हो रही थी, वो बहुत ही कम हो गई, जिससे बंगाल के नवाब उस समय जब मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई ये तो सही नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है? आपको अगर यहाँ पर जो है व्यापार करना है तो शुल्क तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए मद्रास के जहाज़ों के से जो है सामान लाती स्थानीय नौकाएँ, ठीक है? और मद्रास में इन्होंने जो है एक फैक्ट्री बनाई थी जिसका नाम जो है आपको ठीक है, फोर्ट विलियम रखा था, ठीक है? तो फोर्ट विलियम जो है नहीं, नहीं फोर्ट विलियम नहीं, यहाँ पर था आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है? और फोर्ट विलियम जो है इन्होंने कलकत्ता में बनाया था 1690 में। चलिए अब इस तरह से आप देखिएगा कि बंगाल के नवाब के साथ जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की रस्साकसी शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके जो है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाएँगी कि युद्ध की जो है स्थिति आ जाएगी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो है नवाबों का टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। वो सिर्फ़ नाम के लिए जो है मुगलों के अंदर थे। ऐसे जो है वो अपना पूरा निजी तरह से जो है ठीक है, एक आज़ाद जो है आपको जो है राज्य के रूप में जो है वो अपनी जो है अपना शासन प्रणाली चला रहे थे। तो आप देखिएगा उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद जो है अलीवर्दी खान जो है बंगाल के नवाब बनते हैं और अलीवर्दी खान के पास जो है कोई लड़का नहीं था। ठीक है? अलीवर्दी खान के बाद जो है आप देखिएगा कि सारे लोगों को लगा था कि अलीवर्दी खान का जो सेनापति या सिपह सालार है, ठीक है? जिसका नाम था आपको मीर ज़फ़र, ठीक है? जो मीर ज़फ़र है, मीर ज़फ़र क्या बनेगा आपको अगला बंगाल का नवाब बनेगा। लेकिन मीर ज़फ़र भी अंदर ही अंदर यही चाहता था और यही उसकी जो है बहुत ही लंबे समय से महत्वाकांक्षा थी कि अगला बंगाल का नवाब वही बने। लेकिन उसके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब इनका 25 साल का नवासा, ये जो है आपके अलीवर्दी खान का नवासा चूँकि इनकी बेटी का लड़का हुआ ये, ठीक है? इनका कोई बेटा नहीं था। तो 25 साल का नवासा सिराजुद्दौला जब जो है ये बीमार पड़ते हैं तो बंगाल आता है। ठीक है? और इनके मरने के बाद जो है इसको जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब ये क्या है कि भैया ये सभी शक्तिशाली शासक थे। सिराजुद्दौला भी काफ़ी शक्तिशाली शासक था। लेकिन अपने ही लोग जब कहावत है कि किसी अनाज की बोरी में घुन लग जाए तो पूरा अनाज जो है खराब हो जाता है समय के साथ-साथ। तो यही बात था कि इसके अपने ही लोग जो है इसके साथ गद्दारी कर देते हैं, जिसके कारण कंपनी इसको हराने में सफल हो पाएगी। उन्होंने हाँ, देखिए, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने माँगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है? उन्होंने कहा कि नहीं कंपनी जो अपने सिक्के ढाल रही है, वो अब नहीं डाल सकेगी, ठीक है? उसके बाद जो कंपनी को जो है जो उन्होंने अधिकार दे रखा था व्यापार करने का, उसके बदले में भी उन्होंने नजराने माँगे और किलेबंदी को बढ़ाने से जो है उन्होंने कहा कि नहीं आपको अब आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कि आप ठीक है, आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाइए लेकिन उसके चारों ओर दीवार नहीं होगा और किलेबंदी बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद आप देखिएगा कि कंपनी पर इन्होंने धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया, ठीक है? कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल राजस्व की वसूली कम होती जा रही है। ये बात सही था, ठीक है? क्योंकि हर जगह से इनको जो है फ्री में मतलब ट्रेड करने का जो है मिला हुआ था, कहीं कर दे नहीं रहे थे और इसके कारण क्या हो रहा था कि बंगाल का जो अंदर का जो है व्यापार है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है?
तो और नवाबों की ताकत भी जो है कमजोर पड़ रही थी। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी ने बोला कि नहीं, हमारे पास तो बादशाह है, हिंदुस्तान का जो है फरमान है, तो हम बिल्कुल भी आपको टैक्स नहीं देंगे। आप हिंदुस्तान के बादशाह से बड़े थोड़े हैं। तो उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। नवाब को ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखते थे, ऐसा ऐसा जवाब देते थे जो काफी ज्यादा अपमानजनक होता था। ठीक है। तो और इस तरह से जो है कंपनी ने क्या किया कि नवाब और उसके जो भी आला अधिकारी थे उसको पूरी तरह से जो है अपमानित करने का पूरा प्रयास किया कि हम लोग किसी भी तरह से जो है नवाब और उसके जो आला अधिकारी हैं उसको अपमानित करेंगे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कि हाँ भाई, कंपनी कहती है कि भाई आपके जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बार बार हमसे नाजायज मांगे करते रहते हैं। ठीक है, जिससे हम व्यापार सही से नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। उनका कहना है कि नहीं भाई, आप किसी भी तरह का टैक्स हम नहीं देंगे, आप जो है शुल्क हटा लीजिए तो हम व्यापार बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी ये भी जान रही थी कि अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है तो हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला करके बसाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ज़मीनें चाहिए होंगी, तो क्या करना होगा, गाँवों को खरीदना होगा। ठीक है, उसके बाद किलों का पुनर्निर्माण करना होगा ताकि यहाँ पर जो भी रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएँ। ठीक है, और चूंकि उनको बाकी दूसरी यूरोपीय कंपनियों से भी डर था। ठीक है, कहीं यहाँ पर ये नहीं हो जाए। लेकिन अब तो इस समय तक तो जो है मेन परिस्थितियां लगभग तब तो ठीक हो गई थी, क्योंकि भाई यूरोपीय कंपनी तो आधा से अधिक जा चुकी है। तो ये टकराव दिनों दिन जो है गंभीर होते जा रहा था। अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, तो अंत में क्या होगा आपको कि पलासी का युद्ध होगा। कौन होगा? एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी और एक तरफ से जो है आपको नवाब सिराजुद्दौला रहेंगे। इनके हार का कारण भी जो है इनके अपने ही लोग मतलब बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका एक एक फ्रंट से जो है जिनको लड़ना था मीर जफर को, वो लड़ते ही नहीं है, जिसके कारण जो है आपको बंगाल ये जो है सिराजुद्दौला की सेना काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, क्योंकि बहुत ही यंग ब्लड थे, 25 साल के ही नवाब थे। ठीक है, और वो काफी ज्यादा जो है अग्रेसिव अप्रोच रखते थे। ठीक है, तुरंत किसी चीज पर डिसीजन लेते थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी को एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी चाहती थी, देखिए कंपनी अभी भी शासन अपने हाथ में नहीं लेना चाह रही है। कंपनी चाह रही है कि सिराजुद्दौला की जगह कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जो हमारे हिसाब से शासन चलाए, जो हमको जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ दे। ठीक है, जो हमारे हिसाब से कठपुतली की तरह चले। अंग्रेजी में इसको डिफैक्टो रूलर कहा जाता है। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से ही किसी को नवाब बना दिया जाए, और उनको एक इंसान मिल भी गया, मीर जफर, जो कि जिसकी बहुत ही पहले से महत्वाकांक्षा थी जो पूरी नहीं हो पाई। अगर सिराजुद्दौला नहीं आते तो शायद बंगाल का नवाब वही बनता, लेकिन सिराजुद्दौला ने आकर के उनका सारा खेल खराब कर दिया था। ठीक है। हाँ, बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक है। अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो है आपको कृष्ण छिद्र की जो है आपको दुर्घटना हुई है, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी यहाँ पर एक घटना हुई है, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, जिसको कृष्ण छिद्र घटना भी कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि कंपनी ने जब कासिम बाजार पर जो है हमला किया था, तो वहां पर एक रूम में बहुत सारे जो है अंग्रेजों को जो है, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग रहते थे, तो उन सबको बंद कर दिया, जिसमें से दम घुटने से जो है बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हो गई। और यही कहा जाता है कि यही वो घटना थी जिसने पलासी के जो है युद्ध को की नींव रख दी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है उसमें जो है औरतें और बच्चियां भी थी। ठीक है, जो बहुत सारे जो है सिविलियन लोग जो है मर जाते हैं दम घुटने से। तो इस बात से जो है अंग्रेजी सरकार काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है, और उसी समय तय कर लिया गया था कि सिराजुद्दौला को किसी भी कीमत पर रहने नहीं देना है, इसको हटाना है। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिया और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है, सेनाओं को रवाना कर दिया। जब कलकत्ता भी इनके हाथ से निकल गया और जो है आपको
इसकी जो ब्लैक होल की जो है ट्रेजेडी वहां पर हो गई। तो उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है मद्रास से भेजा गया इस मामले को संभालने के लिए। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी, ठीक है? ये आपको जो है कासिम बाजार में नहीं हुई। कासिम बाजार के बाद जब कलकत्ता जाते हैं यहाँ पर, तो कलकत्ता में ये क्या करते हैं कि ढेर सारे जो है आपको जो अंग्रेजी लोग होते हैं, ठीक है? उनको जो है क्या करते हैं, एक छोटे से रूम में बंद कर देते हैं, जिससे दम घुटने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी बात से ऑफेंड होकर के, गुस्सा होकर के जो है रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा जाता है, ठीक है? यहाँ देखिए, एक चित्र है, महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, ठीक है, लेडनहॉल्ट स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडनहॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। एक ऐसा ही यह ऐसा ही एक सभा का चित्र है, ठीक है? वहां पर जो बैठक होती थी ईस्ट इंडिया हाउस में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो करते थे, ठीक है, उसके बारे में ये देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव जब मद्रास से जो है कलकत्ता के लिए आया, तो रॉबर्ट क्लाइव अकेले नहीं आया था, उसको नौसेना की तरफ से भी बड़ी मदद मिल रही थी, वो पूरी नौसेना के साथ आया था। इसके बाद आप देखिएगा कि वो नवाब के साथ जो है लंबे समय तक सौदेबाजी करने की कोशिश करता है, कि नवाब किसी तरह से जो है उसकी बातों को मान जाए, लेकिन नवाब क्या होते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। तो अंतिम में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, एक बहुत ही धूर्त चाल चलता है, और नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था, जिसको बहुत ही लंबे समय से नवाब बनने की लालसा थी, उसको जो है ये अपने खेमे में ले लेता है। उसको ये जो है प्रॉमिस कर देता है कि भाई आप एक काम करो कि अगर हम जीत जाते हैं, ठीक है? तो आपको अगला बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है? तो आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब नवाब सिराजुद्दौला आसानी से ये युद्ध जीत सकते थे, लेकिन इनका जो सेनापति है वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ उतरा ही नहीं, जिसके कारण नवाब जो है बुरी तरह से हार जाते हैं और इनकी हत्या भी वहीं कर दी जाती है, ठीक है? नवाब को मार दिया जाएगा। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को क्या कर दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है? तो देखिए, संपन्नता का आश्वासन, यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट को एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी थी, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? ठीक है? कि मतलब ये कह रहा है कि भैया जो हमने एक छोटा-सा जो अचीवमेंट किया है, जो बंगाल को अपने हाथ में लिया है, ठीक है? तो उसके लिए इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। यहाँ पर शासक बहुत कमज़ोर है, हम पूरा का पूरा भारत जो है अपने अंडर ले सकते थे। तो आप इतने ही छोटे से जो है जीत का जो है इतना ज़्यादा जो है जश्न क्यों मना रहे हैं? चलिए, तो प्लासी की जो जंग है इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी। ठीक है? और इससे कंपनी का जो है मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का जो है सबसे ज़्यादा जो है धनी प्रोविंस था, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल प्रोविंस था। वहाँ पर जो है आपको संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ठीक है? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर जो है नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की ज़िम्मेदारी सँभालने को तैयार नहीं थी। वो अभी भी शासन करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेना चाह रही है। कंपनी का एकमात्र जो ध्यान है सिर्फ़ प्रॉफ़िट और लाभ कमाने के ऊपर है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ जो है कमा पाएँ। ठीक है? उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? कि जब हम यही काम करेंगे कि यहाँ पर जो है अपना हर जगह जो है इसी प्रिंसिपल को अपनाएंगे कि स्थानीय शासक अगर हमारे फेवर में हो जाए, तो हमको कहीं पर भी युद्ध करने की जरूरत नहीं है। कंपनी उस समय युद्ध इसलिए भी नहीं करना चाहती थी कि उससे उनके संसाधनों का भी जो है काफी ज्यादा नुकसान होता। ठीक है? मैन पावर भी जाता, पैसा भी खर्च होता। ठीक है? इसलिए कंपनी भी जो है युद्ध करने से थोड़ा सा पीछे हट रही थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा था
कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। मीर जाफर भी जब नवाब बन गया, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में तो मीर जाफर ने कंपनी को बहुत सारा जो है ये दिया, मतलब फायदा दिया। कंपनी को ढेर सारा गिफ्ट दिया था, ढेर सारे पैसे भी दिए थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मीर जाफर ने देखा, मीर जाफर सोचता था कि भाई इन्होंने एक बार हमको नवाब बना दिया, एक बार जो पैसे लेना होगा लेंगे, उसके बाद जो है हम अपना प्रांत अपने हिसाब से चला पाएंगे। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी, उनके तरफ से हमेशा कोई नया-नया डिमांड आ जाता था जिसको पूरा करना मीर जाफ़र के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है? तो धीरे-धीरे मीर जाफ़र ने कंपनी की बातों को मानने से जो है इनकार करना शुरू कर दिया। ठीक है? हाँ, आखिरकार जो कठपुतली नवाब है, उसको भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, ठीक है? अब सब कुछ कंपनी को देने लगेगा तो प्रजा भी तो नाखुश हो जाएगी कि कैसा नवाब है, तो उनको भी प्रजा की नज़र में जो है थोड़ा-सा जो है मान-सम्मान चाहिए। तो इस दबाव में भी जो है मीर जाफ़र ने, ठीक है, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। तो कंपनी ऐसी परिस्थिति में क्या की, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मीर जाफ़र नहीं हमारे तरह से चल रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से चल रहा है, तो मीर जाफ़र की जगह जो है कोई और चलेगा। तो जैसा कहावत है कि आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही मिलता है। तो मीर जाफ़र ने जैसे धोखा दिया था, ठीक है, सिराजुद्दौला को, इसी का दामाद है मीर कासिम, वो इसको धोखा देगा। कंपनी अगला जो है निशाना उसको बनाएगी और उसको बैठा देगी। लेकिन मीर कासिम मीर जाफ़र से कहीं ज़्यादा योग्य साबित होगा। ठीक है? उसको भी हम आगे देखेंगे। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, ठीक है, मीर कासिम ने देखा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? ये लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए ही सिर्फ़ नवाब बदलते जा रहे हैं, नवाब को नवाब जैसा ताकत है ही नहीं, ठीक है? नवाब अपने प्रोविंस का मालिक है ही नहीं यहाँ पे। तो मीर जाफ़र ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, ठीक है? हम जो है आपको चूँकि उस समय जो है मीर जाफ़र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं कि कंपनी से जीत सके, उसने देख लिया था सिराजुद्दौला का क्या हाल हुआ है, ठीक है? तो मीर जाफ़र ने क्या किया कि उसने अवध के नवाब को और जो उस समय दिल्ली के बादशाह थे, उनको जो है अपने साथ मिलाया, ठीक है? और एक संगठित सेना जो है तैयार की। तो मीर कासिम ने संगठित सेना तैयार की और ये जो संगठित सेना है, ठीक है, इसमें आपको दिखेगा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो उस समय आपको मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके जो है युद्ध करेंगे बक्सर का, ठीक है। तो आखिरकार उन्हें ये हो गया। ठीक है। तो कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई में देखिए, बक्सर की लड़ाई अपने आप में ऐतिहासिक युद्ध काहे के लिए है, क्योंकि तीन तरफ की सेना, ठीक है, तीन लोगों की सेना और एक तरफ है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि जो हेक्टर मुनरो है, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है आपको अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं लड़े हैं, बहुत लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि मीर कासिम एक साइड से थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब जो है आपको सिराजुद्दौ सॉरी शुजाउद्दौला, ठीक है। बंगाल के नवाब अवध के नवाब है, सॉरी नॉट बंगाल के नवाब, मैं फिर ठीक कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो एक साइड से आपको मीर कासिम है, उसके बाद जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला है और आपको शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है। तो ये तीनों की संगठित सेना है और एक तरफ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है जिसको हेक्टर मुंडो लीड कर रहे हैं, ठीक है। और 1764 में बक्सर, जो कि अभी आपको बिहार के ही इलाके में पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर बक्सर में जो है आपको जो है उसका युद्ध हुआ है, ठीक है। बक्सर का जो है युद्ध हुआ और इसमें जो है ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि तीनों की संगठित सेना को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। तो हम्म, कम अ, हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा से जो है नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर बहुत लंबे समय तक जो है नवाब नहीं रह पाएँगे, ठीक है? इनकी डेथ भी हो जाती है। अब नवाब को क्या करना पड़ता था जब ये सब कुछ हो गया, बक्सर की लड़ाई खत्म हो गई, तो हर महीने नवाब को 5 लाख रुपए की कीमत जो है कंपनी को चुकानी है। ये हर महीने दे दिए। उस समय सोच लीजिए 5 लाख रुपए कितनी बड़ी कीमत थी। कंपनी अपने सैनिक खर्चों को निपटाने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए ये पैसा चाहती थी और इसके अलावा और उनको पैसे की जो है भूख बढ़ती जा रही थी। ठीक है? और कंपनी अब जो है एक स्थायी सेना भारत में रखने लगी थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी भी शासक से डायरेक्ट टक्कर ले सकते हैं। ठीक है?
तो कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई और तब तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम लोग कठपुतली नवाब नहीं रखेंगे, ठीक है? अब हम लोग खुद बंगाल का जो है नवाब बनेंगे, ठीक है? बंगाल का जो है पूरा का पूरा रिसोर्स अपने हाथ में लेंगे। तो कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमको खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, ठीक है? तो याद रखिए, एक बार नवाब बनने के बाद कंपनी के पास समझ लीजिए एक तरह से कि अब कंपनी को अपने घर से एक भी पैसा नहीं देना है और कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कैसे होगा उसको भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले जब कंपनी जो है जो आपको इंग्लैंड से आती थी और यहाँ पर व्यापार करती थी, तो सोने और चांदी के सिक्कों में जो है उस सामान को खरीदती थी, ठीक है? और उसके बाद ले जाकर के वहाँ बेचती थी। लेकिन बंगाल का प्रोविंस उनके हाथ में आने के बाद अब बंगाल में राजस्व से जो कमाई हो रही है, जो भी टैक्स से पैसा आ रहा है, उसी से ये लोग क्या करेंगे कि सामान को खरीदेंगे और ले जाकर के यूरोप में बेचेंगे। मतलब यहीं के पैसे से सामान खरीद रहे हैं, अपना एक पैसा नहीं लगा रहे और यूरोप में जाकर के जो है बेच रहे हैं। मतलब इनकी परचेजिंग जो है लगभग ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? और मतलब 100% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का क्या कर दिया? दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है? दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब वहां से जितना भी टैक्स आ रहा है, ठीक है, वो कंपनी के पास आ रहा है। ठीक है? सारा का सारा जो है अब उसका मालिक कंपनी है। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मतलब एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग बोले ना, भारत किसी चीज का आयात नहीं करता था, ठीक है? हम लोग सिर्फ निर्यात करते थे, दूसरों को बेचते थे। तो क्या होता था कि भाई वहां से सोने और चांदी की चीजें जो है आपको यहाँ पर, अब जब आप सिर्फ खरीदोगे, ठीक है, जब आप सिर्फ बेचोगे खरीदोगे नहीं, तो आपके पास तो पैसा इकट्ठा होते चला जाएगा। तो इसीलिए तो भारत के पास सोना का जो है इतना जो है जो है आप समझ लीजिए भंडार इकट्ठा हो गया था कि एक टाइम में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, क्योंकि हम दूसरे से कुछ खरीदते ही नहीं थे, हम सिर्फ सबको बेच रहे हैं, ठीक है? तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी, मतलब जो टैक्स से पैसा आ रहा है, उसी के सहारे कंपनी अपना सारा खर्चा चला देती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। इतना फायदा कंपनी को सिर्फ एक बंगाल के आने से हो गया। समझे? मतलब अब कंपनी को अपने जेब से एक पैसा भी नहीं लगाना है। ठीक है? देखिए, 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था, ठीक है? एनसीईआरटी में जो बॉक्सेज में जो थोड़ी बहुत जानकारी दी रहती है ना, उसको कभी भी छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? वो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो है एकेडमिक्स के भी व्यू से, जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी या फिर जो बीच में जो है सेशन ब्रेक का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी ही बेस है, ठीक है? अगर एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक, छठी से लेकर के 12वीं कक्षा का किसी बच्चा ने जो है कंप्लीट कर लिया, तो किसी भी कंपटीशन का, समझे, आईएएस तक, आईएएस आईपीएस जो एग्जामिनेशन यूपीएससी वगैरह सब होता है, उसके लिए आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स किताबों को पढ़ सकते हैं और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, तो जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। ठीक है? कब की बात हो रही है? 1608 की बात हो रही है। ठीक है? जब आपका कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। ठीक है? इसके चारों तरफ गड्ढा बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को अब उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। ठीक है? एक टाइम में व्यापार करने के नाम पर आने वाले लोग आज की डेट में हमारे ही देश के लोगों का जो है क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। ठीक है? चलिए।
तो अब क्या हुआ था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफ़सर ही क्या हो गए थे, आपको नवाब बन गए थे, ठीक है? तो आज हम लोग, चूँकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? हम लोग थोड़ा-सा आराम से इसको करने वाले हैं और एक बार आप इस सेशन को पूरा देखिए, ठीक है? जो भी आपका तकलीफ़ है या फिर लेक्चर में आपको किसी तरह की कमी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो है हम लोग सेकंड पार्ट कल करेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 ही पार्ट में जो है खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर कल का भी होता है, तो शायद ये आपको जो है चैप्टर 3 पार्ट में आएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अगर आपके प्रश्न हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको आप ज़रूर आराम से देखिए और अगर आपको मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।